बच्चों, फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन नए टॉपिक के साथ में नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में दो शक्तिशाली शासक हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक और महमूद बिन तुगलक। इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इन दोनों पे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। अब पहले ये जानते हैं कि ये तुगलक थे कौन और इस वंश की स्थापना किसने की थी। गाजी तुगलक सितंबर 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और उसने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की। वह एक नवीन वंश का संस्थापक था। मतलब तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि तुगलक लोग थे कौन और भारत में वह कब और कहाँ से आए। यह प्रश्न आज भी विवादास्पद बना हुआ है। तुगलकों के विषय में हमें जानकारी फरिश्ता तथा इब्न बतूता के लेखकों से मिलती है। फरिश्ता कहता है कि तुगलक भारत में बलबन के शासनकाल में आ गए थे तथा इब्न बतूता कहता है कि वे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सिंध से आए थे। परंतु इस तथ्य पर फरिश्ता तथा इब्न बतूता दोनों ही सहमत है कि तुगलक तुर्क थे। रुकनुद्दीन मुल्तानी गाजी तुगलक से भली भांति परिचित था। इस धारणा से के विरुद्ध तारीख रशीदी का रचयिता मिर्जा हैदर कहता है कि तुगलक तुर्क नहीं थे बल्कि मंगोल थे। पर अब के शोधकर्ताओं से यही पता चलता है कि तुगलक तुर्क थे और इसके पक्ष में निम्न तर्क भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इसमें पहला है, गाजी मलिक मंगोलों से शत्रुता रखता था और उसने 29 बार युद्ध करना पड़ा था। यदि मलिक गाजी स्वयं मंगोल होता तो वह उनके विरुद्ध युद्ध कैसे लड़ सकता था। दूसरा है कि आकृति तुर्कों से अधिक मिलती थी न कि मंगोलों से। तीसरा है, इनके अलावा प्रबल प्रमाण यह है कि यदि तुगलक तुर्क नहीं होते तो तुर्की अमीर उनको सुल्तान नहीं बनने देते, क्योंकि तुर्की अमीरों में महान अहंभाव होता था। फरिश्ता व इब्न बतूता दोनों ही भारत आए थे। सुल्तान के दरबार में उनकी राजकीय घटनाओं का उन्हें अधिक ज्ञान होना स्वाभाविक था, अतः उनकी धारणा अधिक विश्वसनीय है। इसके अलावा यह भी एक तर्क है कि यदि तुगलक मंगोल होते तो उन्हें आश्रय न तो बलबन ही देता और न अलाउद्दीन खिलजी ही देता, क्योंकि ये दोनों ही सुल्तान मंगोलों के कट्टर शत्रु थे। अब गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम गाजी तुगलक था। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक का बचपन का क्या नाम था? उसका जन्म एक निम्न कुल में हुआ था। इब्न बतूता के अनुसार गाजी तुगलक का पिता मलिक तुगलक बलबन का गुलाम था। जैसा कि उस समय मुसलमानों ने हिंदू औरतों से विवाह करना आम बात बना ली थी, अतः इसके पिता ने भी पंजाब की एक जाटनी से विवाह कर लिया था और यह उस जाटनी से ही उत्पन्न हुआ था। परंतु कुछ इतिहासकार की मान्यता है कि गाजी अपने दो अन्य भाइयों रजब और अबूकर के साथ खुरासान से भारत आया था। अलाउद्दीन ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया तथा उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। उसने अपना जीवन एक साधारण सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था, परंतु केवल अपनी योग्यता एवं परिश्रम के कारण वह महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया था। गाजी मलिक की जानकारी जलालुद्दीन खिलजी के समय से मिलती है। उसने इसे अपना अंगरक्षक नियुक्त किया था। उसके उपरांत अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में
पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। इस काल में उसने मंगोलों के आक्रमण को सफलता से रोका। कहा जाता है कि उसने मंगोलों से 29 बार टक्कर ली और हर बार उसने उन्हें परास्त किया। इस कथन की पुष्टि इब्न बतूता भी करता है, जिसने कि मुल्तान की एक मस्जिद में प्रार्थना के स्थान पर इस आशय का एक लेख पढ़ा था। अमीर खुसरो के मतानुसार उसने रणथंबोर के घेरे में भी अपूर्व वीरता दिखाई थी। इस प्रकार वह सुल्तान का कृपा भाजन बन गया था। अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में उसकी गणना गिने चुने अमीरों में होती थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उसे उसके पद पर बनाए रखा। खुसरव खां ने भी उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया और उसकी पंजाब की सूबेदारी स्थायी कर दी। इसके परिणाम स्वरूप वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो गया था। गद्दी पर किस तरह से बैठा, हमने इससे पूर्व के अध्याय में देखा था कि चंचला लक्ष्मी अलाउद्दीन के जीवन काल में ही उससे किनारा करने लग गई थी और व्यवस्था के स्थान पर अराजकता अपने पैर फैला रही थी। अतः उसके मरते ही उसके राज्य में विद्रोह होना स्वाभाविक था। जब मुबारक शाह अपनी विलासिता में डूबा रहने लगा तो उसके कृपापात्र अमीरों पर खुसरव को अपना प्रभुत्व जमाने का अवसर मिल गया। इससे तुर्की मुसलमान उससे नाराज हो गए। गाजी मलिक ने उनका नेतृत्व कर खुसरव दिल्ली के समीप परास्त कर दिया। स्वयं 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसके राज्याभिषेक को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वह सर्वसम्मति से चुना गया था और वह चुनाव भी इस्लामी सिद्धांत के अनुसार हुआ था। हालांकि वह भी बलबन की भांति वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था, परंतु उसमें शारीरिक क्षमता थी। जियादुद्दीन बरनी लिखता है कि उसने राज्यभार इतनी योग्यता एवं कार्य प्रारंभ किया कि लोगों ने समझा कि अलाउद्दीन फिर जीवित हो गया है। उसके राज्याभिषेक के 40 दिन के अंदर ही साम्राज्य के सभी लोगों ने उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया था और वह काफ़ी कुशलतापूर्वक अपना कार्य करता चला गया। उसकी कठिनाइयाँ, सुल्तान बनते ही उसके सामने कई कठिनाइयाँ आई। पहला था उपद्रवियों से लड़खड़ाते हुए तुर्क साम्राज्य की रक्षा करना। दूसरा, अराजकता को दूर कर शासन सुधारों द्वारा राज्य में शांति स्थापित करना। तीसरा, मुबारक शाह व नासिरुद्दीन खुसरव शाह द्वारा सैनिकों व अमीरों में धन बांटने से खजाना खाली हो गया था। अमीर धन के लोभी हो गए थे। चौथा, दक्षिण भारत के राज्य दिल्ली की अधीनता मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे। दक्षिण भारत के राज्य दिल्ली की अधीनता से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे। आर्थिक सुधार, गयासुद्दीन ने सर्वप्रथम दयनीय आर्थिक अवस्था को सुधारना चाहा क्योंकि वह जानता था कि वित्तीय व्यवस्था उसके प्रशासन की एक तरह से कुंजी है और बिना वित्त के कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता था। उसने खुसरव द्वारा दी गई जागीरों को पुनः लिया। मेदिनी हुसैन का तो कहना है कि उसने उन जागीरों से उनकी जागीरों के माध्यम से अर्जित धन भी ले लिया, परंतु उसने किसानों के साथ व्यवहार अच्छा किया। उसने किसानों से पैदावार का कुल 1/10 भाग लिया तथा उनकी कृषि के विकास के लिए उसने कई नहरें भी बनवाई। वह किसानों पर जुल्म करके राजस्व बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। उसके आर्थिक सुधार केवल 2 सिद्धांतों पर आधारित थे। पहला, कोई अमीर अधिक धनी न हो और कोई इतना दरिद्र भी न हो कि उसका भरण पोषण ही कठिन हो जाए। प्रशासनिक सुधार, उसने महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त किया।
योग्यता सिद्ध होने पर उसने अलाउद्दीन के समय के कर्मचारियों को भी पदोन्नत किया। उसने सूबेदारों से राजस्व वसूल करने के अधिकार छीन लिए। पुलिस विभाग से भी उसने कुछ परिवर्तन किए। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप उसके प्रशासन में कुछ सुधार हुआ। नेक्स्ट, उसका अमीरों के साथ व्यवहार। उसने अलाउद्दीन की भांति अमीरों व जनसाधारण को ही भी प्रसन्न करने का प्रयास किया। वह स्वयं तुर्क था, अतः उसने तुर्की अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। वह एक दयालु हृदय भी था। उसने मृत खिलजी सरदारों की अविवाहित पुत्रियों की शादी की व्यवस्था की। इसके अलावा उसने उन अमीरों का पता लगाया जिन्होंने पिछले राजवंश की स्त्रियों पर अत्याचार किए थे। पता लगाकर उसने उन्हें दंडित किया। इसी प्रकार उसने खुसरो के समर्थकों के विरुद्ध भी कुछ कार्रवाई न कर उनको उनके पदों पर बनाए रखा। अलाउद्दीन जिन लोगों की भूमि छीन ली थी, उसने उन सबको उनकी भूमि वापस कर दी। इन साधनों से सुल्तान ने राज्य के अमीरों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और इस नीति से भी जो अमीर प्रसन्न नहीं हुए उनके विरुद्ध उसने कठोर नीति अपनाई। नेक्स्ट, उसका हिंदुओं के साथ व्यवहार। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन का व्यवहार उदार नहीं था। अलाउद्दीन ने हिंदुओं पर जो कर व प्रतिबंध लगाए थे वे सब कायम रहे। इनके अलावा उसने स्वयं ने आदेश जारी किया कि हिंदू पूंजी का संग्रह न करे। इतना होते हुए भी वह हिंदू कृषकों पर राजस्व बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। हिंदुओं को लूटना, उनको जबरन मुसलमान बनाना तथा उनके देवालयों को धराशायी करना उसके शासन में भी पूर्णतः चलता रहा। वह हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करता और मंदिरों को तोड़ता था। नेक्स्ट, सैनिक सुधार। राज्य में व्याप्त अराजकता को दूर करने हेतु उसे सेना पर भी ध्यान देना आवश्यक हो गया। अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित सैनिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। गयासुद्दीन स्वयं एक सैनिक रह चुका था, अतः वह सैनिकों की मनोवृत्ति से अवगत था। उसने सैनिकों के साथ पुत्रवत व्यवहार कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। साथ में ही उसने सैनिकों में अनुशासन भी उत्पन्न किया। इस प्रकार से उसने सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया। नेक्स्ट था गयासुद्दीन की विदेश नीति, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।